हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी प्यारे दोस्त। इसी तरीके से आप लोग जो है वो तैयारी को करते रहिए और दोस्त यकीन मानिए कि एक शानदार रिजल्ट की तरफ हम लोग जा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम हम लोगों का चल रहा है। और नंबर सिस्टम में 12 क्लास हो चुकी हैं। 12 क्लासेस में हम लोग ऑलमोस्ट सभी कुछ कर चुके हैं। फैक्टर्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब जो बड़े टॉपिक बचे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम बचा हुआ है और एक लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। उसके बाद वो छुटके छुटके टॉपिक बचे हुए हैं कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो वो तमाम तरीके के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत छुटकी छुटकी सी चीज आप लोगों की रह जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं कि कितनी क्लासेस अभी और लगने वाली हैं तो मेरे भाई 4 से 5 क्लासेस और लगने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है क्योंकि शुरुआत है और चीजों को पटरी पर लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस चैप्टर में मुझे हमेशा से ज्यादा टाइम लगा है। हम धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा रहे होंगे, चीजों को वेल प्लानिंग तरीके से आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहे होंगे। टेंशन आपको लेनी नहीं है किसी बात की, बस साथ के साथ जो है वो चीजों को खत्म करते हुए चलना है। 5 महीने में अगर एग्जाम नहीं होता है, 5 महीने में हम शानदार तरीके से कोर्स खत्म कर रहे होंगे। 5 से 6 महीने दोस्त लग जाएंगे कोर्स को खत्म करने में। मेरे प्यारे दोस्त, आप टेंशन मत लेना किसी भी बात की, बस नंबर सिस्टम में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। कोर्स खत्म कराना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है टाइम से चीजों को कराना और वेल तरीके से कराना, एक बेहतरीन तरीके से कराना जिससे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। ठीक है, ये है मेरे प्यारे दोस्त, मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे दोस्त। और अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग शुरुआत में पहले फैक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन फैक्टर्स के करेंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा रिमाइंडर थ्योरम। प्यारे दोस्त, हम उसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो मेरे भाई बुक जो है वो कंप्लीट अर्थमेटिक आप लोग ले सकते हैं। उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे चैप्टर्स आपको एक ही बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर 2017 और 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको चाहिए तो उस बुक के साथ एक बुकलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी जिसमें तमाम 2017 और 2021 के क्वेश्चंस होंगे और उनका एक बेहतरीन सॉल्यूशन होगा। तो मैं कहता हूं कि एक रामबाण बुक है, आप उसी को 1 से 2 बार कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। किसी बुक को उठा के देखने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। बेसिक आइडिया के लिए उसके लिए बुकलेट हम लोग उसमें साथ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिना किसी देरी के। ये यूपीएससी का जो अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ था 2025 में, 13 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैंने कल क्लास खत्म करी थी मेरे भाई तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरे प्यारे दोस्त कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या था मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी होता है मेरे भाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक स्पेशल कंडीशन ये होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, अगर तीनों को जोड़ के 0 के बराबर हो जाए, अगर तीनों को जोड़ के 0 के बराबर हो जाए तो मेरे भाई 0 की गुणा किसी में करेंगे तो ये राइट हैंड साइड कंप्लीट 0 हो जाएगी। उस केस में मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, उस केस में मेरे प्यारे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे उस केस में राइट हैंड साइड पूरी की पूरी 0 हो जाती है।
जब तीनों को जोड़ के हम लोगों का जीरो मिल जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एबीसी जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है। अगर ये माइनस थ्री एबीसी हम लोग उधर लेके जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, वो थ्री एबीसी हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये चीज आप लोगों की याद रखनी है मेरे भाई। अगर मैं यहां से कहूं, यहां से देखूं, मैं इसको ए मानूं, मैं इसको बी मानूं और मैं इसको सी मानूं, तो आप देखेंगे जब तीनों को जोड़ रहे हैं आप, जब तीनों को जोड़ रहे हैं आप 24 माइनस 16 माइनस 8, तो क्या ये कट रहे हैं, क्या कट के जीरो आ जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ने के बाद जीरो आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला 3abc होता है। ए कितना है 24 दिया हुआ है, बी कितना है 16 दिया हुआ है और सी कितना है 8 दिया हुआ है। इसके अंदर टोटल भाजक आपसे पूछे हैं, यानी कि टोटल फैक्टर वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो तोड़ना स्टार्ट करिए। आप क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा, 8 तिया 24। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए 2 की पावर है कितनी, 3 यहां है, 4 यहां, 7, 7 और 3 10 हो जाएगा। और यहां 3 की पावर कितनी है, 2 है। क्या मुझे आप टोटल फैक्टर इसके अंदर बता सकते हैं। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका होता है पावर में 1 बढ़ाइएगा और इस पावर में 1 बढ़ाइएगा और गुणा कर देंगे तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, तो आपका जवाब होगा 33 आ जाएंगे। आपका जवाब हो जाएगा 33 आ जाएंगे। सर मेरे पास बुक है, मुझे बुक लेने की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है जरूरत, बिल्कुल नहीं है जरूरत। कोई भी एक एग्जाम ओरिएंटेड बुक है तो मेरे प्यार दोस्त, तो बिल्कुल भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि भाई साहब जब मेरी बुक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी ही बुक लो, है ना। अगर आपकी टेबल पे कोई यूपीएसआई टारगेटेड बुक है तो मेरे भाई बिल्कुल किसी भी हाल में आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, 3abc के बराबर होता है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है जी मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। इस क्वेश्चन को फटाफट से करके बता दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 2 की पावर 10 11 कैसे हुआ, 2 की पावर 10 11 कैसे हुआ। बेटा पावर, टोटल फैक्टर निकालते टाइम पावर में 1 बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। इसकी पावर में 1 बढ़ाया, 3 कर दिया। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। अगर जीरो नहीं हुआ तो फिर तो भाई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर जीरो नहीं हुआ तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, वो यहां से फिर तो अलजेब्रा का पार्ट चला जाएगा। देखिए मेरी बात को समझिएगा। फिर से आपने एक चीज देखी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के टोटल फैक्टर जानना चाह रहा है। आपने देखा इन दोनों को जोड़ के क्या इसके बराबर आ रहा है। यानी मैं अगर आप लोगों से ये पूछता हूं तीनों को जोड़ के बताइएगा, तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 42 और 33 75 होता है, तो ये कट के जीरो आ जाएगा। जब तीनों को जोड़ के जीरो के बराबर आ जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। ए की वैल्यू 75 है, बी की वैल्यू 42 है और सी की वैल्यू 33 आप लोगों को दी हुई है। अब मेरे भाई यहां से फैक्टर आप लोग करेंगे। 75 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75। 42 को आप लिख सकते हैं, 42 को आप लिख सकते हैं 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 होता है। 33 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 11 लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2 कितनी बार है तो आप कहेंगे 2 एक बार है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 कितनी बार है तो आप कहेंगे 3 जो है वो 4 बार है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 कितनी बार है तो आप कहेंगे 2 बार है। मैं आपसे पूछूं 7 कितनी बार है तो आप कहेंगे 1 बार है। और मैं आपसे पूछूं 11 कितनी बार है तो आप कहेंगे 1 बार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिवाइजर और फैक्टर दोनों सेम होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है।
जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है, और फैक्टर भी वही होते हैं जिससे डिवाइड हो जाए, जिससे डिवाइड हो जाए मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई पावर में एक बढ़ाइए 2 हो जाएगा, पावर में एक बढ़ाइए 5 हो जाएगा, पावर में एक बढ़ाइए 3 हो जाएगा, पावर में एक बढ़ाइए 2 हो जाएगा, और इस पावर में एक बढ़ाइए 2 हो जाएगा, क्या यही टोटल भाजकों की संख्या हो जाएगी? 5 दूनी 10, या 30 दूनी 60, दूनी 120, यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी? आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 120 हो जाएगा। आज के बाद दिमाग में सेट कर लेंगे कि अगर अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आता है तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हम लोग 3abc लिख सकते हैं। हम लोग 3abc मेरे प्यारे दोस्त लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अरे मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि ये जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है। बेटा ये इसे ऐसे लिखो मेरे गुड्डा, इसे ऐसे लिखो, इसे ऐसे लिखो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे लिखो। ये बात लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। वो बात अलग है, बी की वैल्यू -42 है, सी की वैल्यू -33 है। यहां बी की वैल्यू -42 रखेंगे, सी की वैल्यू -33 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सोचने की आवश्यकता नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है 3abc के बराबर होता है। यानी 3 लिखेंगे और उसके आगे एबीसी लिख देंगे जो आप लोगों को ये दिए हुए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है मेरे भाई, इसलिए 3 लिखा है मेरे दोस्त। ठीक है, 0 आएगा, 0 को आना होगा, और अगर 0 नहीं आया है तो फिर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन हो जाएगा। पावर क्यों बढ़ाते हैं? फैक्टर्स की शुरुआत वाली क्लास देखो जाके। भाई सुनो, मेरी बात को समझिए। ये आपके सामने मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कहा जब भी आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ हो, आप तीनों को एक बार जोड़ के देखिए, क्या तीनों का सम 0 आ रहा है? ए कितना है? 75 है। बी कितना है? -42 है। सी कितना है? -33 है। जब आपने तीनों को जोड़ा तो 0 के बराबर आया। जब तीनों को जोड़ के 0 के बराबर आ जाता है तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हम लोग 3abc लिख देते हैं मेरे भाई। फॉर्मूला होता है, 3 को ऐसे ही लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है? 75 है। बी की वैल्यू कितनी है? -42 है। सी की वैल्यू कितनी है? -33 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सारा मेन काम है इन्हें तोड़ना। 3 को ऐसे ही लिख दिया। 75 को 25 गुणा 3 लिख सकते हैं। 75 को 25 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 25 को 5 का स्क्वायर गुणा 3 लिख दिया। 42 को 2 तिया 6 सत्ते 42 लिख सकते हैं। 33 को 3 गुणा 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 जो है वो 1 बार है। अगर मैं आप लोगों से कहूं 3 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 3 जो है वो 4 बार है। अगर मैं आप लोगों से कहूं 5 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 बार है। मैं आपसे कहूं 7 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 1 बार है। और अगर मैं कहूं 11 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 1 बार है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जब भी चीजें मल्टीप्लाई में दी गई हो तो मेरे प्यारे दोस्त उनकी पावर्स में हम एक एक बढ़ा देते हैं। 1 में 1 बढ़ाया तो 2 होगा, 4 में 1 बढ़ाया तो 5 होगा, 2 में 1 बढ़ाया तो 3 होगा, 1 में 1 बढ़ाया तो 2 होगा, और 1 में 1 बढ़ाया तो 2। इनकी गुणा करेंगे, यही टोटल फैक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको बता चुका हूं कि हम 1 क्यों जोड़ते हैं, वो सारा कुछ हम फैक्टर स्टार्ट करते टाइम डिस्कस कर चुके थे। अगर 3 नंबर अगर 0 नहीं आया तो कैसे करूं? कैसे करूं मेरे भाई? दिमाग क्लास के अंदर रखिए। मैं कह रहा हूं अगर 0 नहीं आता है तो ये यहां का क्वेश्चन नहीं बनता है, ये फिर अलजेब्रा में क्वेश्चन चला जाएगा। फिर वो आपसे टोटल फैक्टर्स की वैल्यू नहीं पूछेगा।
टोटल फैक्टर्स की वैल्यू नहीं पूछेगा मेरे भाई। ठीक है जी। दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को, एक भाई पावर 3 से अलग आ गया तो है भाई, पावर 3 से अलग, बेटा ये पावर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ी ना हो पाएगा। फिर आप कहने लगो जी हाँ 75 की पावर 5 आएगा, 42 की पावर 7 आएगा और 33 की पावर 8 आएगा, तो वो माइनस प्लस में नहीं देगा, फिर वो मल्टीप्लाई में क्वेश्चन देगा, तभी वहां से फैक्टर निकल सकते हैं। ठीक है जी। इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन पे खर्च करोगे तो मेरे भाई कैसे काम चलेगा। फिर आप लास्ट में आप बोल देते हो जी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत धीरे चल रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। बताइए, मैंने आपसे पूछा यदि n, जो आपका क्वेश्चन था कि अगर पावर अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो तो फिर कैसे हम लोग करेंगे। पावर अगर अलग अलग हो, अगर अलग अलग हो मेरे भाई, तो फिर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर सबसे पहले देखो, वो आपसे टोटल फैक्टर पूछना चाह रहा है, लेकिन उसने मल्टीप्लाई में ना देके इस बार उसने प्लस में चीजें दे दी हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन वो आप लोगों को देगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन वो आप लोगों को देगा, तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से छाण में भी हो जाएगा सर, इस मेथड से छाण में भी हो जाए। अबे भाई इसी मेथड से तो कराया है छाण में, आप टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं टोटल। देखिए, जब भी आपको चीजें प्लस में दी गई हो और पावर अलग अलग दी गई हो, तो ऐसे केस में सबसे छोटी पावर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। आपने 4 की पावर 11 को कॉमन ले लिया। जब आपने 4 की पावर 11 को कॉमन लिया तो यहां 1 बच गया। यहां से 4 की पावर 11 कॉमन आ चुकी है तो 4 की पावर 1 बचेगा। यहां से 4 की पावर 11 कॉमन आ चुकी है तो 4 की पावर 2 बचेगा। और यहां से 4 की पावर 11 कॉमन आ चुकी है तो यहां 4 की पावर 3 बचेगा। यहां जो है वो 4 की पावर 11 लिखा हुआ है। 1 प्लस 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है और 4 की पावर 3 64 होता है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, 4 की पावर 11 दिया हुआ है, इनटू में 64 और 16 80 और 4 84 और 1 85 हो जाएगा। क्या 85 को मैं 5 गुणा 17 लिख सकता हूं? क्या 85 को मैं 5 गुणा 17 लिख सकता हूं? अब 4 को क्या लिख सकता हूं? 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। अब 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, उसकी भी होल पावर है 11। यहां 5 की पावर 1 है, यहां 17 की पावर 1 है। पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, 5 की पावर 1 हो जाएगा, 17 की पावर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं और आप लोगों से टोटल फैक्टर पूछा जाता है तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा देते हैं। 22 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 23 हो जाएगा। 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। और इस 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। यानी इसके अंदर टोटल फैक्टर निकल के कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 92 आ जाएंगे। इसके अंदर टोटल फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे? 92 आ जाएंगे। मैं आप लोगों से कहूं, जब भी चीजें प्लस में हो और पावर्स अलग अलग हो तो सबसे छोटी पावर जो है वो आप लोग कॉमन ले लेंगे। सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेंगे तो अंदर इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा और लास्ट में ऐसे तोड़ के मल्टीप्लाई में सारी चीजें आ जाएंगी। जब सारी चीजें मल्टीप्लाई में आ जाएं तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना, वही टोटल फैक्टर्स होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को प्यारे दोस्त बताया है। अभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए मेरे भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? पॉजिटिव पूछा है, ये सारा कुछ हम पॉजिटिव ही निकाल रहे होते हैं मेरे भाई। देखिए, 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? 420 के फैक्टर कर लो। सबसे पहला काम, 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। आपने 2 से काटा, कितनी बार कटा? 210 बार कटा।
आपने 2 से काटा कितनी बार कटा? 105 बार कटा। आपने 3 से काटा कितनी बार कटा? 35 बार कटा। आपने 5 से काटा कितनी बार कटा? 7 बार कटा। और आपने 7 से काटा तो 1 बार कट गया। यानी कि हम इस 420 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना, यहां कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने 2 चीजें आप लोगों को तो बताई थी। एक तो अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है, अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है, यूज कितनी बार हुआ है, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, यूज कितनी बार हुआ है, उसका मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडों का यूज कितनी बार हुआ है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आए हैं। तो आप कहेंगे 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। जब ये सारे के सारे अभाज्य हों तो इनकी पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी उस केस में जो है वो 5 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर 5 लिखा दिखाई नहीं दिया है। ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन के अंदर 5 लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है यूनिक प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब यूनिक प्राइम फैक्टर क्या होता है? मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि कौन कौन से प्राइम नंबर का यूज हुआ है, कौन कौन से प्राइम नंबर का यूज हुआ है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ है, उसी को हम यूनिक प्राइम फैक्टर कहते हैं। अगर ये 5 ऑप्शन में नहीं है, अगर ये 5 ऑप्शन में नहीं है, तो आप देखेंगे 1 2 का यूज हुआ है, 3 का यूज हुआ है, 5 का यूज हुआ है, 7 का यूज हुआ है, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 प्राइम नंबर का यूज हुआ है। यानी इस केस में हम लोग क्या टिक कर देंगे? 4 टिक कर देंगे। जान पूछकर मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत बार वो क्या करता है, लैंग्वेज दोनों क्वेश्चंस की सेम रहती है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, वो आपसे यही पूछ रहा होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले यह देखना है कि ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इनकी पावर्स को जब आप जोड़ेंगे, क्या वो ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तो आप कहेंगे कि ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। ऑप्शन में नहीं दिया है तो दिमाग में तुरंत एक बात लेके आएंगे, वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन कौन से अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ है। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, कौन कौन से अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ है। तो आप कहेंगे जी ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका यूज हुआ है, तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4 हो जाएगी। बातें क्लियर हुई थोड़ी सी? मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, समस्या मत लेना मेरे भाई। मैंने आपसे कहा 30,030, मैंने आपसे कहा 30,030 मेरे भाई। बेटा ऑप्शन में दोनों वो नहीं देगा, ऑप्शन में दोनों वो नहीं देगा मेरे भाई। ऑप्शन में दोनों, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। उसने कहा है कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे और वो पावर्स को जोड़ के आंसर मान रहा है। तो मेरे भाई तभी मैं उस क्वेश्चन को लेके आया हूं कंक्लूड करने के लिए, आगे आप कंफ्यूज ना हो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए बेटा बेसिक क्लियर ना हो तो बेसिक ही क्लियर करा रहा हूं मैं, किसी का कुछ भी क्लियर मत हो, बस दिमाग में पॉजिटिव होनी चाहिए चीजें, दिमाग में नेगेटिव चीजें ना भरी हो। अगर दिमाग में पॉजिटिव चीजें हैं कि भाई मुझसे कुछ नहीं आता लेकिन मैं कर जाऊंगा, तो मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन अगर दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है तो कितनी ताकत मैं लगा लूं समझा नहीं पाऊंगा मेरे भाई। आप पॉजिटिव होके क्लास करिए, मैं कहता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, मैं सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, दोबारा मत पूछना ये सवाल। अब 30,030 को मेरे भाई फैक्टर करिए, 30,030 के फैक्टर करिए। कैसे करेंगे? आपने 2 से काटा, 2 एकम 2 होंगे,
क्या आएगा, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 पंजे 10 होंगे, 0, 2 एकम 2 होगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां से अगर हम देखें तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 होगा, 0 आएगा मेरे भाई, 3 पंजे 15 होगा। फिर अब ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 होगा, 0 0, 5 एकम 5 होगा। अब ये किससे कटेगा मेरे भाई, तो अगर मैं यहां से देखें तो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 होगा, 3 10 हो गए, 30 हो गया, 7 चौक 28 होगा, 7 तिया 21 होगा। अब ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 होगा। अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त हम 30,030 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, गुणा 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, गुणा 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, गुणा 11 की पावर 1 लिख सकते हैं, गुणा 13 की पावर 1 लिख सकते हैं। उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, आपने देखा ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो अभाज्य हैं, तो पावर्स को जोड़ दीजिए मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो जाएंगे। अब आप कहेंगे जी इसमें तो अभाज्य गुणनखंड भी 6 ही आ रहे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सोचने की ही आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ये मेरी बात समझ में आई। तो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन वो कराए जिसमें मेरे प्यारे दोस्त ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य आती थी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे यहां ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, ये सीजीएल मेंस में 2021 में आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाहता है। यहां भी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए। मैंने कहा था कि जब भी अभाज्य गुणनखंड वो आपसे पूछेगा तो आपको इन सारी संख्याओं को अभाज्य बनाना पड़ेगा, आपको इन सारी संख्याओं को अभाज्य बनाना पड़ेगा। नन भी तो दिया है सर बेटा, नन दिया हो या नहीं दिया हो कोई से भी तरीके से निकालो, 6 ही इसका आंसर आएगा। चाहे यूनिक प्राइम फैक्टर को गिन लो वो भी 6 है, चाहे पावर्स को ऐड कर लो वो भी 6 है, तो आंसर 6 आएगा। नन ऑफ दिस का क्या मतलब है, आशीष विश्वकर्मा। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां आइए। आपने कहा जी अभाज्य गुणनखंड वो मुझसे पूछ रहा है, यानी कि प्राइम फैक्टर वो मुझसे पूछ रहा है। जब वो प्राइम फैक्टर मुझसे पूछता है तो मेरे भाई मैं सारी वैल्यूज को प्राइम नंबर बनाने की कोशिश करता हूं, यही तो करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जब आप 30 को तोड़ेंगे तो 30 को कैसे तोड़ेंगे, 2 तिया 6 होगा और 6 पंजे 30। क्या ये प्राइम नंबर है सारी, क्या ये सारे प्राइम नंबर हैं। आपने 30 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ दिया, पावर कितनी लिखी हुई है 15। 22 को आपने क्या लिख दिया, 2 गुणा 11 लिख दिया, पावर कितनी लिखी हुई है 11। 15 को आपने क्या लिख दिया, 3 गुणा 5 लिख दिया, दोनों प्राइम नंबर हैं, पावर कितनी लिखी हुई है 24। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जब भी होल पावर 15 लगी हो इसका मतलब है सबकी पावर 15 है, यानी कि 2 की भी पावर 15 है, बहुत सही, 3 की भी पावर 15 है, बहुत सही, 5 की भी पावर 15 दी हुई है, बहुत सही, यहां 2 की भी पावर 11 है, बहुत सही, 11 की भी पावर 11 है, बढ़िया, 3 की पावर भी 24 है, आपने कहा 5 की पावर भी 24 है, मैंने कहा बहुत सही, यही होगा मेरे भाई। अब आप ये देखिए कि 2 कितनी बार है, 2 है 15 बार और 2 है यहां 11 बार। जब बेस सेम होते हैं पावर्स जुड़ जाती हैं, 15 और 11 कितना हो जाएगा, यानी 2 जो है वो टोटल 26 बार है, गुणा 3 की पावर है 15 बार, 3 की पावर है 24 बार, 15 और 24 कितना हो जाएगा 39 बार हो जाएगा। 5 की पावर है 15 बार, 5 की पावर है 24 बार, 5 की पावर 39 हो जाएगा, और 11 की पावर है 11 बार। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। अगर वो मुझसे यूनिक प्राइम फैक्टर पूछ रहा होता कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। लेकिन वो आपसे ये पूछना चाह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कितनी बार अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ है। तो 2 का कितनी बार यूज हुआ है 26 बार,
तीन का यूज कितनी बार हुआ है? 39 बार। पांच का यूज कितनी बार हुआ है? 39 बार। और 11 का यूज कितनी बार हुआ है? 11 बार हुआ है। यानी इस केस में सारी पावर्स को हम लोग जोड़ देंगे मेरे भाई। तो आपने कहा 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और एक 24 और एक 25 को 5 हासिल 2, 2 और एक 3, 3 6, 6 3 9, 9 और 2 11। यानी टोटल नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो यूनिक प्राइम फैक्टर पूछता है तो उसका मतलब है, यूनिक प्राइम फैक्टर का मतलब होता है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कौन कौन से अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ है। तो आप कहेंगे एक 2 का यूज हुआ है, एक 3 का, एक 5 का, एक 11 का, टोटल 4 यूनिक प्राइम फैक्टर का यूज हुआ है। टोटल 4 प्राइम फैक्टर्स का यूज हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत शानदार। क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे? इवन फैक्टर निकाल पाओगे? 220 के कितने समभाजक हैं? 220 के कितने समभाजक हैं? वो इवन फैक्टर आपसे पूछना चाह रहा है। फटाफट मुझे बता दीजिए मेरे भाई, फटाफट बता दीजिए 220 के कितने समभाजक हैं? आपने 220 के फैक्टर कर लिए, फटाफट 220 के फैक्टर करिएगा। कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 110 बार कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 55 बार कटेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 11 बार कटेगा, और 11 से डिवाइड करेंगे 1 बार कटेगा। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं बेटा ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसे प्राइम जिनमें 2 का डिफरेंस होता है उन सभी प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम कहा जाता है। जैसे 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, ये सारे क्या हैं? ये ट्विन प्राइम है। तो 220 को पावर्स के रूप में लिख लीजिए मेरे भाई। कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, और 11 की पावर 1 होगा, हो जाएगा। अगर मैं इवन फैक्टर निकाल रहा हूं, इवन फैक्टर, तो इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करिए, बाकी सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट कर दीजिए। अगर आप पढ़ के आए होंगे तो ये चीज याद होगी, और अगर आप पढ़ के नहीं आए होंगे तो ये चीज कंफ्यूज हो रही होगी। ठीक है बेटा, जब भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पावर्स में कभी भी हम +1 ऐड नहीं करते, क्योंकि बेसिकली हम बता रहे होते हैं कितने प्राइम नंबर का यूज हुआ है, डेट इज कॉल्ड यूनिक प्राइम फैक्टर। कितनी बार यूज हुआ है, डेट इज कॉल्ड आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, सही है मेरे भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने सम गुणनखंड पूछ लिए, एक क्वेश्चन में विषम गुणनखंड, छोटा सा नंबर दे दिया, विषम गुणनखंड आप लोगों से पूछ लिए। 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंजे 40, ऐसे ही तोड़ेंगे। यानी 40 जो लिखा जाएगा वो 2 की पावर 3 लिखेंगे और 5 की पावर 1 लिखेंगे। लिख दिया बच्चे? अगर मैं आपसे कहूं विषम पूछना चाह रहा है, विषम में सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं, विषम की पावर में 1 बढ़ाएंगे, तो यही इसके ओड डिवाइजर हो जाएंगे, ओड फैक्टर्स हो जाएंगे। हाँ ठीक है जी, यही इसके ओड फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा स्पीड में करिएगा मेरे भाई। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स के कितने क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं? टोटल 110, यानी 6 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे भाई। टोटल 110 यानी 6 क्वेश्चन और बचे हैं। फटाफट से बता दीजिए, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके पास पहले से बुक है और बुकलेट की वजह से आप परेशान हैं, तो बुकलेट की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन जो है वो कहीं से भी आप 2017 2021 के पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वहां वो आपको सारे पेपर प्यारे दोस्त मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एप्लीकेशन पे भी डलवा दूंगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एप्लीकेशन पे फ्री जो फोल्डर है हमारा उसमें ये सारी चीज़ें मैं डलवा दूंगा। नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के नाम से एक फोल्डर होगा। ठीक है, वो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा कि कहाँ आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल सकते हैं।
खर्चा ना करें, बेफालतू का खर्चा ना करें। अगर बुकलेट नहीं है और बुक है तो मेरे भाई बुकलेट को लेने की आवश्यकता अलग से नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, आराम से पढ़ना, मन में पॉजिटिविटी रखना, चीजें समझ में आएंगी। मैंने कहा 96 के सम गुणनखंडों का योग, 96 के सम गुणनखंडों का योग। 96 के फैक्टर करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96। क्या ऐसे लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। ध्यान से सुनना भाई, कमेंट बॉक्स में जितना कमेंट भरोगे उतनी ही चीजें कम समझ में आएंगी। आप बोर्ड पे निगाह जमाओ ना, 2 की पावर 1 2 3 4 5 है और 3 की पावर 1 है। जब सम गुणनखंड की बात हो रही होती है तो हम सम वाली पावर को 1 से शुरू कर रहे होते हैं और वहां तक जा रहे होते हैं जहां तक आप लोगों को पावर दी हुई है, वहां तक जा रहे होते हैं जहां तक आप लोगों को पावर दी हुई है। विषम की शुरुआत हम 0 से ही करते हैं और वहां तक जा रहे होते हैं जहां तक पावर दी हुई है। अब आप देखिए, किसी की 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा। और इसकी गुणा किस में करनी है? किसी की पावर 0 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 60, 60 और 2 62 हो जाएंगे। और 62 की गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा? 248 आ जाएगा। ये 96 के सभी गुणनखंडों का योग आ चुका है। ये 96 के सम गुणनखंडों का योग आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप ये देखिएगा, अरे यार, दो, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है। यहां आपने 2 की पावर 5 लिखा था, 3 की पावर 1 लिखा था। जब सम गुणनखंड निकाल रहे होते हैं 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है मेरे भाई। यहां 3 की पावर 0 होगा, यहां 3 की पावर 1 होगा। ये तो मेरे प्यारे दोस्त 4 आया था और ये 62 निकल के आया था। 4 दूनी 8, ये कितना निकल के आया था? 248 निकल के आया था। कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा 3600 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? 3600 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 36 गुणा 100 लिख सकते हैं क्या? नहीं, 36 गुणा 100 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। 36 को कैसे तोड़ेंगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 100 को कैसे तोड़ेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 4 की गुणा 25 में करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। भाई 36 की गुणा 100 में करेंगे 3600 हो जाएगा। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। क्या टोटल 2 4 बार आ जाएगा। 3 कितनी बार है? 2 बार आपको दिया हुआ है। और 5 कितनी बार है? 2 बार आप लोगों को दिया हुआ है। क्या आप 3600 को ऐसे लिख चुके हो? तो आपने कहा जी हाँ। अगर वो विषम गुणनखंड पूछ रहा है तो सम को बिल्कुल छोड़ देंगे। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा। और 25 और 5 30 और 1 31, 13 एकम 13 को 3 हासिल 1, 13 तिया 39 और 1 40 हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे भाई? बहुत बढ़िया मेरे भाई। इन दोनों को जोड़ना है अब हम लोगों को। तो आप कहेंगे 651 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। क्या एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा? बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये मैंने समझाया है। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। आप ये चीज थोड़ी ना लिखेंगे मेरे भाई। आप डायरेक्ट 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। आप डायरेक्ट उस स्टेप को लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आप ना। आप ऐसे खोल के लिखेंगे, आप पावर्स के रूप में डायरेक्ट लिख रहे होंगे मेरे भाई। तो क्वेश्चन छोटा या बड़ा करना वो आपके हाथ में है। अगर चीजें समझ में आ जाएंगी ना, चीजें समझ में आ जाएंगी तो स्टेप अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं
544 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करिएगा बच्चे जिसमें 1 और 544 शामिल ना हो मेरे भाई। हाँ, मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 544 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करें मेरे भाई जिसमें 1 और 544 शामिल ना हो। सर 2 की पावर 0 कैसे 1 हो जाता है? बेटा किसी की पावर 0 1 होता है। आप कोर्स 5 महीने में खत्म कराना चाह रहे हैं और फिर पीएचडी करना चाह रहे हैं, ये क्या है? अगर आप मुझसे ये कहें 2 की पावर 0 है तो मैं क्या इसे कुछ भी लिख सकता हूं? 2 की पावर 6 माइनस 6 लिख सकता हूं तब भी 0 आएगा। 2 की पावर 5 माइनस 5 लिख सकता हूं तब भी 0 आएगा। 2 की पावर 9 माइनस 9 लिख सकता हूं तब भी 0 आएगा। जब चीजें माइनस में होती हैं तो इसका मतलब होता है यहां 2 की पावर 9 है, ये चीजें डिवाइड में होंगी, ये 2 की पावर 9 होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ये कट के 1 हो जाता है। किसी की पावर 0 जो होती है वो इसलिए 1 आ जाती है। आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे आप 7th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में है। ग्रेजुएशन के बाद की चीज है और ग्रेजुएशन करके आए हो ना मेरे भाई। बड़ी अजीब बात करते हो पांडे जी। आइए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले 544 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जिसमें 1 और 544 शामिल ना हो। अभी थोड़ी देर के लिए जो है मैं इसे भूल जाता हूं, ये आपको कुछ दिया हुआ है, मैं इसे भूल जाता हूं, है ना। मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 544 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे जी 544 के फैक्टर करो, 544 के फैक्टर करो मेरे भाई। आपने कहा 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 होगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12 होगा। 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16 होगा। 2 से काटेंगे 34 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा और 17 से काटेंगे 1 बार कट जाएगा। क्या इस 544 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 गुणा 17? क्या इस 544 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 17 लिख सकते हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछूं भाई टोटल इन फैक्टर्स का योग निकालिए, इन सब का योग निकालिए, तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा और 2 की पावर 5 32 होगा। बहुत बढ़िया जी। 17 की पावर 0 1 होगा, 17 की पावर 1 17 हो जाएगा। क्या यही योग निकल के आएगा? 32 और 16 48 और 8 56, 56 और 4 60 और 2 62 और 1 63 हो जाएगा। 32 और 16 48 और 8 56 4 60 2 62 और 1 63 हो जाएगा। 17 और 1 18 हो जाएगा। 18 तिया 54 को 4 हासिल 5, 18 चिक्का 108 और 5 113 हो जाएगा। क्या सभी गुणनखंडों का योग आपके सामने आ चुका है? क्या सभी गुणनखंडों का योग आपके सामने आ चुका है? सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। लेकिन उसने सभी का कराया नहीं था, उसने कहा था उनमें 1 और 544 शामिल नहीं होना चाहिए, उनमें 1 और 544 शामिल नहीं होना चाहिए। यानी ना तो वो 1 को शामिल करना चाहता है ना वो 544 को शामिल करना चाहता है, यानी 1 और 544 शामिल नहीं होना चाहिए, तो योग में 545 शामिल नहीं होना चाहिए। 544 ये, 1 ये, टोटल 545 होना नहीं चाहिए। अगर 545 नहीं होना चाहिए तो 545 को घटा दो। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं उन सभी फैक्टर्स का सम 589 हो जाएगा जिनमें 1 और 544 शामिल नहीं है। अगर वो कुछ ना कहता, अगर वो कुछ ना कहता भाई सभी का योग निकालो, तो मैं आंसर 1134 दे देता। सभी गुणनखंडों का योग निकालो तो मैं आंसर कितना दे देता? मैं आंसर 1134 दे देता। लेकिन उसने कहा है उन गुणनखंडों का योग निकालो जिसमें 1 और 544 शामिल ना हो। यानी वो आपसे कह रहा है टोटल में से 545 को घटा देना, आंसर जो है वो 589 आएगा।
ये टोटल गुणनखंडों का योग निकाला है। अगर इवन का निकाल रहा होता तो इवन की शुरुआत 1 से कर रहा होता, अगर ओड का निकाल रहा होता तो इवन को बिल्कुल छोड़ रहा होता मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? देखिए बात को समझिएगा। 500 के सभी संभावित एक और 500 को भी शामिल करने पर, यानी ये सबको ऐड करा रहा है, गुणनखंडों का योग क्या होगा? 2 की पावर 0 क्यों ऐड की है भाई साहब? टोटल गुणनखंडों का योग निकाल रहा हूं, और जब टोटल का निकालता हूं तो सबकी शुरुआत 0 से करता हूं, पावर 0 से वहां तक जाता हूं जहां तक पावर दी हुई है। पंद्रह सौ चवालीस कहाँ है? 545 इसलिए घटाए हैं क्योंकि 1 और 544 शामिल ना हो। इन दोनों को शामिल नहीं करना है, इन फैक्टर्स को शामिल नहीं करना है। तो मेरे भाई मैंने तो इनका भी योग किया है, मैंने तो सभी गुणनखंडों का योग निकाला है। तो 1 और 544 यानी 545 को घटाना पड़ेगा, इन्हें शामिल नहीं करना है। देखिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है? 500 के सभी संभावित गुणनखंडों का योग क्या होगा? और उसने कहा है 1 और 500 को भी शामिल करने पर, यानी इसमें सब कुछ शामिल करना है, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई कैसे करेंगे? 500 को लिख लीजिए 5 गुणा 100। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 4 होगा, 4 की गुणा 25 में करेंगे 100 हो जाएगा। 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर मेरे प्यारे दोस्त टोटल 3 हो जाएगी। भाई 2 पावर यहां है, 1 पावर यहां है। अगर टोटल गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा। 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा, 5 की पावर 3 125 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 125 और 25 150 और 5 155 और 1 156 हो जाएगा। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 पंजे 35 4 39 को 9 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10 हो जाएगा। तो सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1092 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आती है कि ये तो आपने सिखाए ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था जब इसका क्वेश्चन आएगा तब मैं आप लोगों को इसकी बात बता रहा हूं। पूर्ण वर्ग अगर आप पूछोगे, पूर्ण वर्ग अगर आप पूछोगे यानी ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे 4 हो, कहीं 9 हो, 16 हो, 25 हो और 36 हो, 49 हो, 64 हो, 81 हो, ये क्या है? ये सभी पूर्ण वर्ग हैं। तो हमें उन संख्याओं की काउंटिंग करनी है जो पूर्ण वर्ग हो। अगर कोई बड़ी संख्या हम लोगों के सामने दी हुई है तो हम कैसे तो उसके सभी फैक्टर्स लिखेंगे, कैसे उसमें से पहचानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है? तो भाई साहब पेचीदा हो जाएगा मामला। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक छोटा सा तरीका होता है, उस छोटे से तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में हम लोग करते क्या है। पहले मेरी पूरी बात को समझना। अगर मैं 512 को लिखने की कोशिश करूं तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 6 64 होगा, 2 की पावर 7 128 होगा, 2 की पावर 8 256 होगा, 2 की पावर 9 जो है वो 512 हो जाएगा। यानी मैं 512 को लिख सकता हूं 2 की पावर 9। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जब भी आपसे वर्ग पूछे आप इसे स्क्वायर के रूप में तोड़ लो। ये कंप्लीट वर्ग है या नहीं? बाहर मुझे क्या पावर लिखनी पड़ेगी? बाहर मुझे 4 पावर लिखनी पड़ेगी। पावर कितनी हो चुकी है? 2 चौक 8 हो चुकी है, बची 1, उस 2 को अलग लिख दो। आपको सबसे पहले वर्ग के रूप में तोड़ना है। अगर उसने वर्ग हमसे पूछे हैं तो आपको सबसे पहले वर्ग के रूप में तोड़ना है।
आपने 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ दिया मेरे भाई। जब 2 के रूप में तोड़ दिया, 2 से डिवाइड किया तो 4 बार कटा, बची एक पावर, उस एक पावर को अलग लिख दिया। मेरे भाई जो स्क्वायर की पावर होती है ना, उसी में एक जोड़ देते हैं, ये पूर्ण वर्ग आपके सामने आ जाते हैं। ये तो स्क्वायर बन नहीं रहा है तो इसे तो भाड़ में जाने दो। जो स्क्वायर की पावर होती है उसी में एक जोड़ देते हैं, यही पूर्ण वर्ग बन जाता है। यही पूर्ण वर्ग बन जाता है मेरे भाई, यही पूर्ण वर्ग बन जाता है। आगे बात समझ में। आप कहेंगे जी एक क्यों जोड़ते हैं? एक इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 1 जो होता है वो पूर्ण वर्ग भी होता है, पूर्ण घन भी होता है। इसलिए 1 को हम लोग काउंट करने के लिए बाद में एक जोड़ रहे होते हैं, बाद में एक जोड़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर टोटल ऐसी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी? तो आप कहेंगे ऐसी 5 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है मेरे भाई। अब इसका डायरेक्ट तरीका समझो। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। डायरेक्ट तरीका समझो। जब पूर्ण वर्ग की बात करें, जब पूर्ण वर्ग की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो पावर को, यहां पावर को 2 से डिवाइड कर लेना, पावर को 2 से डिवाइड कर लेना। जितना पूरा पूरा कटे, जितना पूरा पूरा कटे उसमें एक जोड़ देना, उसमें एक जोड़ देना, यही पूर्ण वर्ग की संख्या होती है। पावर को 2 से डिवाइड क्यों करते हैं? 2 से डिवाइड इसलिए करते हैं वर्ग बनाने के लिए। जब बेटा घन की बात होगी तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। मेरी बात को सुनिए। आपके सामने एक संख्या देगा, आपसे पूछेगा इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं, इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कंप्लीट स्क्वायर हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग हैं। तो आपको क्या करना है, मैं ट्रिक बता देता हूं। जब भी वो पूर्ण वर्ग पूछे तो आप पावर को 2 से डिवाइड कर लेना, जितना पूरा पूरा कटे उसमें एक जोड़ देना, यही पूर्ण वर्ग होते हैं। मैंने आपसे पूछा 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 4, पूर्ण वर्ग कितने होंगे? इसके गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने होंगे? पूर्ण वर्ग कितने होंगे? मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह था कि बताइए इसके गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने होंगे, परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? ठीक है मेरे भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल जी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पावर को 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, इसमें एक जोड़ दीजिए, यहां 3 आ जाएगा। पावर को 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6, इसमें एक जोड़ दीजिए मेरे भाई, पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट रहा है, इसमें एक जोड़ दीजिए मेरे भाई, यहां 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसके अंदर 36 ऐसी वैल्यूज होंगी जो मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण वर्ग होंगी। 36 ऐसी वैल्यूज होंगी जो मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण वर्ग होंगी। अगर यहीं पे मैं पूर्ण घन आपसे पूछ रहा होता तो पावर को 3 से डिवाइड करता, जितना पूरा पूरा कट जाता उसमें एक जोड़ देता, पूर्ण घन की संख्या मेरे सामने आ जाती। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं, बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना। मैं फिर से कहता हूं, कंफ्यूज मत होना। जल्दी से बताइए। फटाफट बताइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, 1080 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैंने यहां तक का क्वेश्चन पढ़ा, पहले मैंने यहां तक का क्वेश्चन पढ़ा कि 1080 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने 1080 के गुणनखंड निकाले मेरे भाई, मैंने इसके फैक्टर किए। सबसे पहले 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0 होगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 होगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 होगा। 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा। 3 से काटेंगे 15 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा। कटेगा क्या नहीं?
अगर आप लिखना चाहें 1080 को तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिखेंगे और 5 की पावर 1 लिख देंगे। क्या ये आप ऐसे लिख सकते हैं? अब ध्यान से सुनना, सभी गुणनखंड निकालने हैं तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा देंगे। अगर सभी गुणनखंड मैं निकालना चाहता हूं तो सभी गुणनखंड कितने आ गए? 4 चौक 16 दूनी 32 आ जाएंगे। अगर मुझसे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है, अगर मुझसे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा के मैं गुणा कर दूंगा। लेकिन आगे उसने क्या कहा है? जिसमें वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग है, जिसमें वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग है। तो आप पहले यह पता लगा लो कि पूर्ण वर्ग कितने हैं, पूर्ण वर्ग कितने हैं। पावर को 2 से डिवाइड करिए, एक बार कटेगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा। पावर को 2 से डिवाइड करिए, एक बार कटेगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा। और ये पावर 2 से डिवाइड नहीं होगी, यानी 4 ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, 4 ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जो मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण वर्ग होंगी। 4 ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। वो ये कहना चाह रहा है 1080 के टोटल गुणनखंड बताइए, 1080 के टोटल गुणनखंड बताइए जिसमें पूर्ण वर्ग शामिल ना हो। तो टोटल गुणनखंड 32 थे, लेकिन उसमें 4 पूर्ण वर्ग भी शामिल थे। उसने कहा है पूर्ण वर्ग को शामिल नहीं करना, यानी 32 में से 4 घटा देना, 28 टोटल गुणनखंड आ जाएंगे। इसमें कोई पूर्ण वर्ग शामिल नहीं है, इसमें कोई पूर्ण वर्ग शामिल नहीं है। पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं? पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 होगा, जितना पूरा पूरा कट जाता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, जितना पूरा पूरा कट जाता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 जोड़ दिया 2 हो गया मेरे भाई। 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 जोड़ दिया 2 हो गया मेरे भाई। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके अंदर टोटल 4 पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, टोटल 4 पूर्ण वर्ग हो जाएंगे मेरे भाई। तो इसमें से इन 4 को घटा देंगे, 28 वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके मुझे बताइए। अब क्वेश्चन ये है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं। 2 की पावर 11, 3 की पावर 5 और 4 की पावर 16। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके अंदर पूर्ण घन बताइए, पूर्ण घन कितने होंगे, परफेक्ट क्यूब कितने होंगे, परफेक्ट क्यूब बताइए मेरे भाई। पूर्ण घन कितने होंगे, पूर्ण घन बताइए, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, एक क्वेश्चन बचाओ। इस वैल्यू के अंदर पूर्ण घन कितने होंगे, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब। अभी मैं बता के आया हूं, जब पूर्ण घन की बात होती है तो आप पावर को 3 से डिवाइड करिए, 3 तिया 9 होगा, इसमें 1 पावर जोड़िए। पावर को 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3 होगा, इसमें 1 जोड़िए। पावर को 3 से डिवाइड करिए, 3 पंजे 15 होगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए। यानी कि आप कहेंगे 3 और 1 4 होगा, 1 और 1 2 होगा और 5 और 1 6 होगा। 4 दूनी 8 छिंग 48, 48 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी, 48 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण घन होंगी मेरे प्यारे दोस्त, 48 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण घन होंगी। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपके सामने एक बात लिखी, 2 की पावर 13, 5 की पावर 18 और यहां पे लिख दिया मैंने, अच्छा ये 4 की पावर था, इसे 4 की पावर ना करके 7 की पावर कर लीजिए, 7 की पावर कर लीजिए। यहां मैंने लिख दिया 7 की पावर 19। मैंने आपसे पूछा ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं, ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, वो परफेक्ट क्यूब भी हैं। ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, परफेक्ट क्यूब भी हैं। तो ये सारे मैंने प्राइम नंबर ले दिए, क्योंकि यहां अगर 4 के फॉर्म में लिखता तो फिर इसे 2 के रूप में हमें तोड़ना होता है ना, वो गलती से लिख गया था। बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई। 4 के फैक्टर करने थे, बिल्कुल करने थे, इसलिए मैंने 7 की पावर लिख दिया है, इसलिए मैंने 7 की पावर लिख दिया। अब देखना ध्यान से। अच्छा, पूर्ण वर्ग के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं।
पूर्ण घन के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं। यानी जब वो कहे कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और पूर्ण घन भी होना चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप 6 से डिवाइड कर देंगे। पूर्ण वर्ग के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, पूर्ण घन के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों का देखेंगे तो 6 से हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। 6 से डिवाइड करिए, 6 दूनी 12, इसमें एक जोड़ दीजिए, 6 तिया 18, इसमें एक जोड़ दीजिए, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, इसमें एक जोड़ दीजिए मेरे भाई। यानी 2 और 1 कितना? 3 होगा, 3 और 1 कितना? 4 होगा, 3 और 1 कितना? 4 होगा। यानी 48 ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी होंगी, पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी होंगी। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं मेरे भाई। ये रहा वो क्वेश्चन जिसकी मैं प्यारे दोस्त बात कर रहा हूं, जिसकी मैं प्यारे दोस्त बात कर रहा हूं। इन सबको तोड़ लेना, और उसने पूछा है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए। ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी हो मेरे भाई। 3 से ही पावर, हाँ हमेशा घन के केस में 3 से और वर्ग के केस में 2 से और दोनों के केस में 6 से। मेरे भाई 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। यहां 7 पहले से है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 12 को क्या लिख सकता हूं? 12 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 4 होता है, 4 गुणा 3 12 होता है और इसकी पावर कितनी है? 10 है। 7 को क्या लिख सकता हूं? ये 7 टूटेगा नहीं, ऐसे लिख सकता हूं। 20 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 4 होगा, 4 पंजे 20 होगा, इसकी पावर कितनी है? 7 है। 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, बाहर पावर कितनी है? 9 है मेरे भाई। अब देखिए मेरी बात को, 3 की पावर 14 है गुणा 2 की पावर 2 की गुणा 10 में करूंगा, 2 की पावर 20 हो जाएगा। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 7 दूनी 2 की पावर 14 हो जाएगी। 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और 5 की पावर यहां कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 की पावर कितनी है? 20 यहां है, 14 यहां है, 2 की पावर 34 हो जाएगा। 3 की पावर 14 और 10 24 हो गया, 14 और 10 24 हो जाएगा, ये भी कट गया। 5 की पावर कितना हो जाएगा? 18 और 7 25 हो जाएगा, बिल्कुल जी ये भी हो जाएगा। और 7 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो मेरे भाई, तो 6 से डिवाइड करिए ना। 6 पंजे 30, एक जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 6 चौक 24, एक जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। 6 चौक 24, एक जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। 6 एकम 6, एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। 6 पंजे 30, पंजे 150 दूनी 300 आ जाएंगे। यानी 300 ऐसी वैल्यूज होंगी, 300 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी होंगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग ग्रीन स्टोरी में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे कल रिमाइंडर थ्योरम के साथ। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्त कल सीखने वाले हैं, तो टाइम से जुड़िएगा, पेंडिंग में मत रखिएगा। लाइव चीजों में आप डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट आता है वो पूछ सकते हैं। मैं हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता हूं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।